एसएसपी मुजफ्फरनगर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने शामली रोड स्थित काली नदी के पुल पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जिस पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक 10 टायरा ट्रक को पकड़ लिया, जिसके आगे और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट पड़ी थी, जिसमें पतंजलि के सामानों के बीच में हरियाणा राज्य से तस्करी करके लाई जा रही 175 पेटी अंग्रेजी शराब को 3 अभियुक्तों के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि उक्त शराब को लाभ कमाने के उद्देश्य से धोखाधड़ी करके सामानों के बीच में छिपाकर हरियाणा राज्य से बिहार राज्य में बेचने हेतु ट्रक से लाया जा रहा था। पकड़ गए अभियुक्तों के नाम शहजाद पुत्र रहमत निवासी तिसंग थाना जानसठ, मोहम्मद वसीम पुत्र जुल्फान निवासी सांगाखेड़ा थाना गंगोह सहारनपुर और रजनीश पुत्र पालाल निवासी मामोर थाना कैराना जनपद शामली है। एसपी सिटी ओमवीर सिंह ने शहर कोतवाली में मामले का खुलासा किया, जहाँ पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आज कोतवाली पुलिस द्वारा दिन में सुबह करीब 12:30 बजे एक बहुत अच्छा काम किया गया है। इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम ने वेलना चौकी क्षेत्र में एक गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें अवैध रूप से तस्करी करके हरियाणा से लाई गई शराब थी। 175 पेटी गिनने पे वो पाई गई हैं और मार्केट में उनकी कीमत लगभग 14.5 लाख है। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि इसे यहीं मुजफ्फरनगर के ग्रामीण अंचल में विभिन्न माध्यमों से ये खपाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भी, इससे पहले भी यहाँ पे भारी संख्या में शराब की रिकवरी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि इससे जो शराब की तस्करी है उस पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगेगा। कहाँ से ला रहे थे सर वो, क्या ये हरियाणा की है और यहाँ इसे अनऑथराइज तरीके से बेच के अवैध धन की कमाई करना चाहते हैं ये लोग। इन पे गैंगस्टर तक की कार्रवाई होगी तथा इनके द्वारा अगर पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं तो गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत। जनपद मुजफ्फरनगर में तितावी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद तेल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर तस्करों के पास से पुलिस ने ट्रक, तेल चोरी करने के उपकरण, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। दरअसल तितावी थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश एक ट्रक में सवार होकर हिंडा नदी के पुल से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद तितावी पुलिस ने हिंडा नदी चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो ट्रक में सवार बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे, मगर पुलिस ने घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद 3 शातिर तेल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान मुकर्रम मेहताब और इजराइल के रूप में हुई है। इन शातिर तेल चोरों के कब्जे से एक ट्रक, भारी मात्रा में तेल चोरी करने के उपकरण, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये शातिर तेल चोर हाईवे पर स्थित ढाबों पर खड़े ट्रकों से तेल चोरी किया करते थे। इस पूरे मामले में एसपी देहात आलोक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि तितावी थाना पुलिस हिंडा नदी के पुल पर चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया, मगर ट्रक सवारों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ट्रक से 3 तेल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दिनांक 2 फरवरी को एसओ तितावी श्री सूबे सिंह, उपनिरीक्षक कैलाश सिंह और उनकी पूरी टीम तितावी क्षेत्र के अंतर्गत हिंडा नदी के पुल के आसपास चेकिंग कर रहे थे। तो चेकिंग के दौरान एक ट्रक आता हुआ दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया। उसमें जो व्यक्ति मौजूद थे उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। उसके बाद जब ट्रक को रोका गया और उन्हें नैब किया गया तो ट्रक में एक चोरी के उद्देश्य से एक अलग डीजल टैंक लगाया गया था, जो कंपनी का ओरिजिनल डीजल टैंक होता है उससे अतिरिक्त था और उसकी कैपेसिटी लगभग 1200 लीटर का बहुत बड़ा टैंक लगाया गया था। इसके अलावा उस ट्रक में कई सारे ड्राम हैं, तेल चोरी के उपकरण हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपने नाम मुकर्रम मेहताब और इजराइल बताए। इन अभियुक्तों का काफ़ी आपराधिक इतिहास पता चला है, जिसमें से मुख्यतः इनके विरुद्ध मुकदमे चोरी के ही हैं। ये तेल चोरों का एक शातिर गिरोह है जिसे पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडाई था कि ये हाईवे में ढाबे के किनारे ट्रक खड़े रहते हैं या जो हाईवे में ट्रक वाले ट्रक लगा करके सो जाते हैं, उनका तेल चुरा लिया करते थे और बहुत आसानी से मुंह से पाइप लगा करके उनका ढक्कन खोल करके और उस पाइप से पूरा तेल उनका अपने टैंक में ड्रेन कर लिया करते थे।
एक बहुत अच्छी सफलता लगी है। इससे तेल चोरी के अपराध पर रोकथाम। किस तरह के अपराधी हैं सर जो पकड़े गए? मूलतः तेल चोर हैं। इनके आपराधिक इतिहास अधिकांश मुकदमे इन पर 379 और 411 के हैं। ये तेल चोरी करते रहे। इसमें सर तीनों बदमाश ऐसे क्राइम के नाम से जो जाने जाता है गांव, वहाँ ऐसे गांव के से संबंध रखते हैं, क्या ये भी कोई खास वजह है? देखिए, हम लोग इसमें जो ट्रक का जो नंबर है और ट्रक का इंजन चेसिस नंबर मैच करके उसका पूरा करेंगे कि ये ट्रक किसका है, इसके ओरिजिनल ओनर का पता करेंगे। इससे अब तक हुई जितनी चोरियां हुई हैं उनके बारे में पता करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये ट्रक बेसिकली माल ढुलाई के लिए नहीं बना हुआ है। ट्रक मूलतः चोरी के उद्देश्य से ही इसमें डिजाइनिंग की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल ने एक बार फिर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जहां उन्होंने नगर के एक राजनेता और अधिकारी पर कार्य न करने देने का आरोप लगाया है। पालिका अध्यक्षा के मुताबिक उनके कार्यों की बार बार शिकायतें की जा रही हैं और उनके कार्यों में अधिकारी द्वारा फेरबदल कर नए प्रस्ताव जारी किए जा रहे हैं। जहाँ उन्होंने नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल का नाम लिए बिना ही उन पर कई आरोप लगाए हैं। आप सब जानते हैं कि आज अखबार में जो आया है कि मैं भ्रष्ट हूँ या मैंने गलत किया है या मैंने वित्तीय पावर दे करके गलत किया है, ये सब कुछ गलत है, सब निराधार है। मैंने सब नियमानुसार किया है। डीएम साहब की कमेटी से जब सब पास होकर आ गए हैं तब मैंने उसका भुगतान किया है। ये सब जो है जो बात करते हैं ये खुद भ्रष्ट है और यही हमें रोकना चाहते हैं सब काम के लिए। और आप ये देखिए कि मैं 14 वित्त के काम को मैंने पूरे गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम करके मैंने ये काम रखे हैं। सारे के सारे 50 वार्डों में जल भराव की समस्या है, नाले रखे हैं। जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ है गली मोहल्लों में मैं गई हूँ, मैंने देखा है कि सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, किस तरह से वहाँ के लोग रहते हैं, वहाँ काम होने चाहिए। लेकिन राजनीति के तहत वो पूरी लिस्ट मेरी बदल दी गई है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी लिस्ट रखनी है, मैं अपने काम रखूँगी क्योंकि मैंने बिना किसी भेदभाव के अपना काम रखा है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो राजनीति कर रहे हैं उन्होंने हमारे सभासदों को कुछ गुंडे भेज दिए और क्या कहते हैं हमें रोकने के लिए, पता नहीं क्या चाहते थे वो, और बहुत जोर जोर से जब बोलने लगे हमारे सभासदों को उन्होंने जेल में भी डलवा दिया। मतलब कहाँ की न्याय है ये? और वहाँ पर एडीएम मौजूद, उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की उन लड़कों के खिलाफ। आप ये देखिए कि क्या चाहते हैं वो, मुझे रोक करके क्या करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन मैं डरने वाली और झुकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने जो बीड़ा उठाया है शहर के लिए, मुझे शहर का विकास करना है तो करना है। और जो लोग ये कहते हैं ना, हमारा नारा क्या है, हमारा विकास सबका विकास, लेकिन हमारे जो नेताजी हैं वही कहते हैं हमारा सबका साथ और अपना विकास। वो अपना विकास करना चाहते हैं। हमारा नारा है अब सबका विकास। आप सब जानते हैं, आप सब सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष के लोग, सीधे जो होर्डिंग लग रहे हैं उनके खिलाफ भी मैंने जो है कार्रवाई चल रही है। और मैंने अपने अधिकारी को भी सस्पेंड किया है। और जो इसमें ये टीएस पोडवाल हैं, ये पूरे लिप्त हैं, इनको भी मैंने कार्रवाई हो रही है, इनको भी मैंने कार्य मुक्त कर दिया है, इनकी तनख्वाह रोक दी गई है। और जब तक ये लोग बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करेंगे इनको सजा मिलती ही रहेगी और काम भी मैं इन्हीं से लूंगी।
जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में इन दिनों गांव देवल के निवासी काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि गांव की सड़कें खस्ता हाल हैं। ग्रामीणों ने काफी बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान और उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया। सड़कें ऐसी है कि जिसमें आए दिन वाहनों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आए दिन बच्चे भी दुर्घटना का शिकार बनते रहते हैं। ग्रामीणों ने सड़क के निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया और सड़क का जल्द निर्माण कराए जाने की मांग की है। सर कई दिन से पुलिया टूटी पड़ी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आज तक भी। और आता है रास्ता सारा खराब हो रहा है सर, आम रास्ता है और कोई रास्ता ही नहीं गांव में जाने के लिए। काफ़ी दिक्कत है सर, गाड़ी निकल नहीं पा रही। आपने सर कई बार लोगों ने सूचित किया होगा, क्योंकि मैं तो बाहर दूसरे गांव का हूँ। अच्छा, ग्राम प्रधान तो रोज निकलता है यहाँ को, मेन रास्ता है गांव का, ये ग्राम प्रधान को दिखाई नहीं दे रहा। तो काफ़ी कई महीने से टूटी पड़ी है, काफ़ी समय से है, 1.5-2 महीने से पुलिया टूटी पड़ी 2-2.5 महीने हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ कोई मर गई का, इसका जिम्मेदार कौन होगा? गांव का प्रधान होगा, कौन होगा? 5-6 महीने हो लिए। ये मेन रास्ता है, इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं यहाँ पे। ये घर राजेगा है इधर। और मैं जब भी आता हूँ 1-2 बार तो मेरी गाड़ी फंस गई, बड़ी मुश्किल में निकालनी पड़ी। बहुत बुरा हाल है गाँव का, ना कोई सिस्टम है यहाँ, ना कोई देख रेख करता है इसकी। कम से कम कई महीने हो गए। वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं रामराज रहता हूँ, जब भी आना जाना होता है इसी रास्ते से होता है और बहुत बुरा हाल है इस रास्ते का भैया। कर रहा मेन रास्ता है रामराज का, ये देवल का। जनपद सहारनपुर के कस्बा सुल्तानपुर चिलकाना में सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बाल किशन शर्मा ने व संचालन डॉक्टर विमल शर्मा ने किया। बैठक में सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सांडिले ने कहा कि आरक्षण जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ब्राह्मण समाज के युवाओं को अपने समाज के लिए निस्वार्थ व लगन के साथ कार्य करना चाहिए। SC/ST एक्ट सरकार को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण समाज के युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द बनाना चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। बैठक में ऋषिपाल शर्मा, उदित शर्मा, अंकित शर्मा, विकास शर्मा, अनिल शर्मा, शिवनंदन शर्मा, सतीश शर्मा, देवेंद्र शर्मा, प्रियंक शर्मा, मयंक शर्मा, प्रवीण शर्मा, अमित शर्मा, पप्पू पंडित, पंडित भरत शर्मा, अनिल शर्मा, मनोज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जनपद बागपत में एक जैन साध्वी का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। जैन साध्वी वीडियो में एक सेवक की हत्या की साजिश रचते हुए साफ देखी जा रही है। जैन साध्वी सुपारी देकर युवक की हत्या कराने की बात कह रही है। वहीं हत्यारे भी साध्वी से 5 दिन बाद हत्या को अंजाम देने की बात कर डील फाइनल करते नजर आ रहे हैं। साध्वी का वीडियो बागपत में तेजी के साथ वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि साध्वी का एक सेवक पारस जैन से ट्रस्ट की भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको निपटाने के लिए साध्वी ने सेवक की हत्या कराने की साजिश रची और किसी अजीत नाम के व्यक्ति को सुपारी दिलवाकर पारस नाम के सेवक की हत्या की योजना बनाई है। जिसके बाद हत्यारों ने 26 जनवरी को हत्या करने की बात कही, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा होने के बाद साध्वी उन्हें 4-5 दिन बाद हत्या करने की बात कह रही है। लगभग 1.5 मिनट की वीडियो में साध्वी का घिनौना रूप सबके सामने आ गया है। दरअसल यह साध्वी माता के नाम से जानी जाती है, जिसका बागपत के खेकड़ा में माता धाम के नाम से मठ है। पिछले काफी समय से माता जी आसपास के इलाकों और बागपत में काफी मशहूर है, लेकिन बीते कल साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साध्वी बदमाशों के साथ एक सेवक पारस जैन की हत्या की साजिश रचते हुए देखी जा रही है। इसके बाद से साध्वी की जमकर निंदा की जा रही है। साध्वी जहां समाज के लोगों को एक धार्मिक दिशा दिखाती है, वहीं बागपत की है माता जी देखिए किस तरह से क्रिमिनल माइंड की है और अपने ही साधक की हत्या की योजना बना रही है। हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में भी है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने अभी साध्वी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं स्थानीय पुलिस से भी मामले की जानकारी ली गई, तो पुलिस ने भी अनऑफिशियल जानकारी होने की पुष्टि की, लेकिन अधिकारी मामला दर्ज होने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन साध्वी का यह घिनौना रूप देखे जमीन के चंद टुकड़े के लिए साध्वी एक हत्यारिन बन बैठी। देवबंद कोतवाली क्षेत्र में तैनात अंडर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर कुलदीप के आत्महत्या करने के बाद कुलदीप के परिजनों की पुलिस अधिकारियों के साथ कई घंटों तक बहस हुई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उनकी तहरीर ही दर्ज नहीं हुई है, तो कार्रवाई किस बात की हो रही है। परिजनों की मांग थी कि पहले उनकी तहरीर दर्ज की जाए। सब इंस्पेक्टर के पिता, पत्नी और जीजा लगातार देवबंद से ट्रांसफर किए गए। कोतवाली प्रभारी अभिषेक शिरोही पर सब इंस्पेक्टर कुलदीप का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते रहे। वहीं जब ये बहस हंगामे में तब्दील हो गई, तो घटना के जाँच अधिकारी SP
देहात विद्यासागर मिश्र कोतवाली देवबंद पहुंचे और परिजनों से बात की। उधर परिजनों का कहना है कि कुलदीप ने अपने मरने से पहले जो ऑडियो जारी किया था उसके अनुसार अभिषेक सिरोही ही उसकी आत्महत्या का कारण है, इसलिए उन्हें सस्पेंड कर विधिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित दरोगा के पिता ने देवबंद कोतवाली में चेतावनी दी है कि अगर उनके बेटे को न्याय नहीं मिलता तो वह आत्मदाह करेंगे। परिजनों के देवबंद कोतवाली में सुबह से हंगामा करने और पुलिस विभाग को आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने के चलते देवबंद कोतवाली से प्रभारी रहे अभिषेक सिरोही के खिलाफ 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जनपद के वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी मुकेश मिश्रा को जांच सौंप दी गई है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर की मृत्यु पर परिजनों के आग्रह पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मेरे द्वारा जांच की जा रही थी, अब मुकदमा पंजीकृत होने पर वरिष्ठ पुलिस क्षेत्र अधिकारी मुकेश मिश्रा भी इसकी जाँच करेंगे। परिजनों द्वारा SHO अभिषेक सिरोही पर लगाए गए आरोप पर एसपी देहात ने कहा कि सबकी जांच की जाएगी। कोतवाली देवबंद में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मृतक दरोगा के पिता जब बेटे के सील किए हुए कमरे में पहुंचे तो भावुक होकर रोने लगे। प्रशिक्षु उप निरीक्षक कुलदीप की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष विवेचना है जनपद के वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी मुकेश चंद को नियुक्त किया गया है। इस आगे इसकी जांच के दौरान कहाँ तक जांच पहुंची, किस पोजीशन में, किस स्थिति में जांच की? मेरे द्वारा जांच की जा रही थी, अभी जांच की जा रही है, किंतु परिजनों का आग्रह ये था कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया जाए। उनके आग्रह पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर अभी भी चार्ज पे है वो जो आरोपी है इस मामले में, तो क्या वो चार्ज पे बने रहेंगे या उनको हटाया जाएगा? इस संबंध में अभी कार्रवाई की जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि 31 जनवरी को मेरे पति की हत्या हो गई, लेकिन हमने उस दिन अपील की, लेकिन उस पर कोई भी जांच नहीं हो रही है, ना ही हमारी FIR लिखी गई है। अब हम क्या करें ना ऐसे टाइम में। तो पुलिस वालों की भाई साहब, इस घटना की जैसे ही सूचना मिली पोस्टमार्टम के लिए हमें सहारनपुर भेजा गया है। हम सीधे सहारनपुर गए। हमें घटना के बाबत पहले ही पता था कि वो उसका टॉर्चर कर रहा था उसका अभिषेक सिरोही। उसके खिलाफ हमने वहीं SSP महोदय और SP देहात दोनों को तहरीर दी थी। लिखित की तहरीर आज तक हमारी पंजीकृत नहीं हुई। थाने में आए, यहाँ थाने में भी हमारी कोई रिपोर्ट पंजीकृत नहीं है। हमें बताया जा रहा है जांच हो रही है। किस बात की जांच हो रही है? हमारी रिपोर्ट अभी तक लिखी नहीं गई। जांच क्या कर रहे हैं ये जाने, इनका सिस्टम जाने। इतना ही कहना था। पहले हमारी रिपोर्ट तो दर्ज करवा दो। हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। कहना ये चाहेंगे जी, हम पोस्टमार्टम हाउस पर ही जिस वक्त गए हमारे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। हमसे एडिशनल SP ने भी कही आश्वासन दिया और कहा गया कि ये तो आत्महत्या है। हमने कहा उसका सुसाइड नोट हमें दिखाया जाए। उन्होंने सुसाइड नोट के लिए इनकार कर दिया, कोई नहीं दिया। उसके बाद में हमने जो वहाँ संतुष्ट न हो गए SP साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने मांग की हमें न्याय मिले, हमारी जांच हमारे बच्चे की। हमारा बच्चा ही मार दिया इन लोगों ने, 4 महीने भी नहीं झेल सके। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी जांच ना हुई और हमारे बच्चे की FIR तक नोट नहीं हुई, हम भी 32 साल देश सेवा आर्मी रिटायर है। पिताजी हमें नहीं मिला और किसी हमें न्याय नहीं मिला। हम SP साहब के यहाँ गए, न्याय दूर की बात है, हमारी FIR तक दर्ज नहीं हुई। यदि हमारा कोई हमें बड़ी आश्वासन ना मिला तो हम यहीं आत्मदाह करेंगे।
केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास व बेघरों को घर देने के मकसद से यह योजना चलाई गई थी, जो चंद सभासदों व जांच टीम की मिलीभगत से दलालों की भेंट चढ़ रही है। नगर में पात्र लोगों द्वारा कई बार आवेदन करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया। उल्टे जिनके पूर्व में उच्च श्रेणी के कई मकान होने के बाद भी उनको जाँच टीम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक प्लॉट पर ही पति पत्नी व पिता पुत्र के नाम अलग अलग मकान आवंटित कर दिए गए और एक मकान के ही फोटो दोनों आवेदनों में संलग्न कर दिए गए हैं और मिली भगत व अवैध वसूली के बल पर एक ही मकान की हाउस टैक्स रसीद कई जगह लगाकर मकान पास करा लिए गए हैं। कई पात्रों ने बताया कि उनकी पहली किस्त आ चुकी है और दूसरी किस्त के लिए उनसे वार्ड सभासद पैसों की मांग कर रहे हैं। पैसा न देने पर उनकी किस्त नहीं आ रही है और उक्त लोगों के मकान अधर में पड़े हुए हैं। हम अपने परिवार के साथ भरी सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं उनकी दूसरी किस्त आ चुकी है और पात्र व मजबूर लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। और एक सभासद ने तो अवैध तरीके से अपने व्यापारी भाई का भी मकान पास करा लिया है। जनपद शामली के थाना भवन में मोहल्ला मुजरबान में कई मकान ऐसे हैं जो बरसात में गिर गए थे। उनके लिस्ट में नाम भी है मगर रिश्वत देने को पैसा नहीं है। कई सभासद तो इतने गिर चुके हैं कि गरीब जनता का खून चूसने पर लगे हुए हैं। तो नहीं पता नहीं क्या बात है। तो में गई कई बार आएंगे आ जाएंगे ना भी रुको आएंगे जी पता नहीं ऐसे होता है। यही पैसे आ जाए मकान मिल जाए तो नहीं कुछ आई बस उनके आ रहे जिनके मेंबर जो 8 है हमारे आई नहीं। हमने कई बार वार्ड में कई जनों के आ रही 4-5 जनों कच्चे पक्के हैं जी उनका गए थे जी कोई सुनाई नहीं हुई। ये चाहते हैं जी मकान बना करना चाहते हैं कि हमारे मकान बन जाए। लगभग एक माह पूर्व सहारनपुर जनपद के गंगो थाना क्षेत्र में थाना भवन निवासी बीजेपी नेता नरेंद्र सैनी व बीजेपी कार्यकर्ता राजेश सैनी की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई थी, जिस पर रविवार को प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी रविवार की सुबह मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें सांत्वना देकर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जनपद शामली के कस्बा थाना भवन निवासी भाजपा नेता नरेंद्र सैनी व भाजपा कार्यकर्ता राजेश सैनी की एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गयी थी। मृतकों के परिवार से मिलने के लिए रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी सांत्वना देने के लिए उनके घर पर पहुंचे और मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। दुखद घटना थी, दो लोगों की अकाल मृत्यु हो गई और वो भी ऐसे लोग। नरेंद्र सैनी यहाँ केवल कस्बे के ही नहीं जनपद शामली में पूरा उनका एक सम्मान था और वो हर पीड़ित दुखी व्यक्ति के काम आते थे। सहारनपुर में भी वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता का आकस्मिक इस तरह एक्सीडेंट से देहांत हुआ, ये दुखद है। उसी के साथ राजेश भाई के भी दुर्घटना के बाद कई दिन बाद उनकी मौत हुई, वो दुखद है। छोटे छोटे बच्चे थे, ये बड़ी दुखद है। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार से जो भी इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए वो आर्थिक सहयोग या इनकी नौकरियों के संबंध में किया जाएगा वो हम करेंगे बिल्कुल पूरे तरीके से। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने आदित्यनाथ योगी जी की सरकार हर उस पीड़ित दुखी व्यक्ति का विशेषकर ध्यान रखती है और ये तो बड़ा ही एक आकस्मिक इस तरह की घटना है। इसके लिए हम सब दुखी हैं और आपसे वादा करते हैं कि हर तरीके से इनकी मदद करने का प्रयास होगा। जनपद शामली में एक महिला के साथ 3 तलाक का मामला सामने आया है। महिला के पति ने सऊदी अरब से फोन कर 3 बार तलाक कहा। आरोप है कि पति शादी के बाद से ही लगातार दहेज की मांग कर रहा था, लेकिन पीड़ित महिला दहेज लाने में असमर्थ थी, जिसके बाद से ही महिला को ससुराल पक्ष से पति द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा था और पीड़ित महिला को यातनाएं भी दी जाने लगी। महिला की शादी 4 वर्ष पूर्व थाना भवन कस्बे के जलालाबाद में हुई थी। फिलहाल पीड़ित महिला ने 3 तलाक की फोन रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी है और शिकायत पत्र देकर उक्त पति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मामला थाना भवन कस्बे के
जलालाबाद का है, जहां पर शामली जनपद के गांव गढ़ी अब्दुल्ला निवासी पीड़िता की शादी जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला मोहम्मदगंज निवासी मुस्तकीम के साथ हुई थी। शबाना की शादी सन 2015 में हुई थी। शादी में शबाना के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन शबाना के ससुरालियों और पति मुस्तकीम शादी के दिन से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे और शबाना पर मायके से दहेज में कार पैसे लाने की जिद करने लगे, लेकिन बेबस शबाना कार व पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए शबाना पर हो रहे अत्याचार बढ़ने लगे और शबाना को यातनाएं दी जाने लगी। फिर 7 अगस्त 2018 को पति मुस्तकीम शबाना को छोड़कर सऊदी अरब में जाकर रहने लगा। शबाना के मुताबिक मुस्तकीम जब भी फोन करता था कहता था कि जब तक कार व पैसे नहीं लाएगी तब तक वह लौटकर हिंदुस्तान नहीं आएगा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो ससुराल वालों ने 29 जनवरी 2019 को उसकी हत्या का प्रयास भी किया था, जिसके बाद हत्या के डर से वह अपने मायके लौट आई। जिसके बाद 1 फरवरी 2019 की रात को शबाना के बाद सऊदी अरब से पति मुस्तकीम की फोन कॉल आई, जिसमें पति मुस्तकीम पत्नी शबाना को 3 बार तलाक देते सुनाई दे रहा है। 3 तलाक की यह सभी बातें शबाना ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन पति मुस्तकीम ने महिला की एक न सुनी और 3 बार तलाक कहकर फोन काट दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र में थाने पर एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी शादी जलालाबाद में हुई थी 2015 में। शादी के बाद से ही उसके परिवार वाले उसको प्रताड़ित करने लगे, दहेज की मांग करने लगे। इस संबंध में महिला उत्पीड़न के संबंध में थाने पर तहरीर आई है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।